नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र सरकार में भले ही बीजेपी और अजीत पवार वाली एनसीपी सत्ता की साझेदार हों, लेकिन जमीनी स्तर पर इनके कार्यकर्ता कंधे से कंधे मिलाकर काम नहीं कर रहे हैं। और ये बात हाल ही में तब सामने आई जब महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत के चुनाव हुए। देखिए, महाराष्ट्र में इस वक्त 3 पार्टियों की सत्ता है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, हालांकि मुख्यमंत्री उनका नहीं है। मुख्यमंत्री शिवसेना का है, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना का। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं। और तीसरी पार्टी जो इसी साल इस गठबंधन में जुड़ी, वह है अजीत पवार की एनसीपी। अजीत पवार ने इसी साल अपने चाचा की पार्टी से बगावत की और फिर अपना अलग धड़ा बनाकर वे बीजेपी के साथ जुड़ गए, सरकार में आ गए। तो अब ये माना जा रहा है कि ये जो तीनों पार्टियां हैं, ये आने वाले जो भी चुनाव होंगे, वो साथ में लड़ेंगी। जैसे अभी 5-6 महीने बाद लोकसभा का चुनाव है, तो इन तीनों ही पार्टियों की ओर से बोला जा रहा है कि हम गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, एक साथ चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद जो विधानसभा के चुनाव होंगे, अगर ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करती है, तो अक्टूबर में चुनाव होने वाले हैं। तो विधानसभा चुनाव भी ये तीनों पार्टियां साथ में लड़ेंगी। लेकिन भले ही नेता साथ में रहने की बात कर रहे हों, साथ में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हों, लेकिन यही सौहार्द, यही सहयोग जो है, जमीनी स्तर पर नजर नहीं आता है। और खास करके अगर मैं इस ग्राम पंचायत चुनाव की बात करूं, जो इस वक्त महाराष्ट्र में हुए हैं, जिनकी आज मतगणना हो रही है। कल के दिन मतदान हुआ था। 2,500 ग्राम पंचायत सदस्यों की सीटें हैं जिन पर मतदान हुआ। और ऐसे में एक सीट है काटेवाड़ी की, बारामती जिले की काटेवाड़ी की सीट। ये काफी अहमियत रखती है। वो इसलिए क्योंकि इस सीट पर अजीत पवार गुट का दबदबा रहा है बीते कई सालों से, और ये पवार परिवार की सीट है। पवार परिवार इसी गांव से है। तो ऐसे में यहां पर हुआ ये कि अजीत पवार के पैनल के खिलाफ बीजेपी ने भी अपना पैनल खड़ा कर दिया। अब ग्राम पंचायत के चुनाव में होता यह है कि पार्टियां अपने चुनावी सिंबल पर जो है चुनाव नहीं लड़ती हैं, और स्थानीय लेवल पर ही जो है हर यूनिट पार्टी की वो अपने पैनल तैयार करती है और उनके बीच में मुकाबला होता है। तो कल मतदान के वक्त भिड़ंत हो गई एनसीपी अजीत पवार के पैनल और बीजेपी के पैनल की ओर से। बीजेपी की पूरी कोशिश थी कि जो सालों का दबदबा है अजीत पवार का इस गांव में, उनके अपने गांव में, उसको खत्म किया जाए। लेकिन इस बीच बीजेपी को जो उम्मीदवार हैं, जो नेता थे पांडुरंग कचरे, उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने ये कहा कि एनसीपी के पैनल की ओर से, जो जय भवानी पैनल एनसीपी का है, उनकी ओर से मतदाताओं को खरीदने की कोशिश हो रही है। वोटरों को पैसे बांटते जा रहे हैं। हर वोटर को 250 रुपए दिए जा रहे हैं और ऐसे 4,000 वोटर्स को खरीदा गया है। तो इस तरह का आरोप उनकी ओर से लगाया गया। तो वहीं दूसरी ओर एनसीपी पैनल की तरफ से भी पलटवार किया गया और उनका कहना था कि अगर वाकई में हम ऐसा कर रहे हैं, इस बात का अगर आपके पास सबूत है तो सबूत दीजिए। वैसे तो हमारा भी आरोप है कि आप भी हर वोटर को 500-500 रुपए बांट रहे हैं। तो उनकी ओर से भी आरोप के पलटवार में एक आरोप लगाया गया। इन्होंने 250 का आरोप लगाया, तो इन्होंने 500 का आरोप लगाया। कुल मिलाकर इससे बात ये निकल कर आती है कि अगर ये गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं, ये तीनों ही पार्टियों के नेता अगर गठबंधन पर मुहर लगा देते हैं, तो फिर जमीनी स्तर पर किस तरह से कार्यकर्ताओं को एक साथ लाया जाएगा और जमीनी स्तर पर इस चुनाव की शक्ल क्या होगी। अच्छा, जब ये विवाद ज्यादा बढ़ने लगा, तो ऐसे में बीजेपी के नेता सुधीर मुनगंटीवार, जो कि फिलहाल सरकार में मंत्री भी हैं, उन्होंने उल्टा अपने ही उम्मीदवार को फटकार लगाई, अपने ही पार्टी के नेता को फटकार लगाई और ये कहा कि जब ऐसा लगता है कि हार नहीं रहे हैं, जब हार सुनिश्चित हो गई है, तो फिर इस तरह का आरोप लगाया जाता है। जब आपको पता चल गया है, तो फिर अपनी हार को जस्टिफाई करने के लिए यह आरोप लगा दिया जाता है कि सामने वाला तो पैसे खिला रहा था। तो उन्होंने अपने इस नेता की बात का समर्थन नहीं किया। वैसे अगर इन ग्राम पंचायत चुनाव की बात करें, तो
इनके नतीजे काफी अहमियत रखते हैं 2-3 कारणों से। एक तो ये जो ग्राम पंचायत के चुनाव हुए हैं, ये मराठा आरक्षण को लेकर जो आंदोलन हुआ हाल ही में, तो उस आंदोलन की पृष्ठभूमि में हुए हैं। तो ऐसे में जब सारे रुझान आ जाएंगे, सारे नतीजे आ जाएंगे, तब ये पता चलेगा कि इस आंदोलन का चुनाव के लिहाज से किस तरह का असर पड़ा और मतदाता किस पार्टी की तरफ हैं, किसको आने वाले लोकसभा चुनाव में बढ़त मिल सकती है, उसका अंदाजा इन चुनावों के नतीजों से मिल सकता है। दूसरा ये कि ये जो चुनाव हुए हैं, ये ग्रामीण इलाकों में हैं, ग्राम पंचायत जैसा कि नाम अपने आप में ये बताता है। और जो मराठा आंदोलन है, वो भी ग्रामीण इलाकों में ही हुआ। तो इससे ग्रामीण वोटरों का रुझान पता चलेगा, ये बात भी सामने आएगी। और अभी तक के रुझान की बात करें, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो अब तक के रुझान में बीजेपी बढ़त बनाए हुए लग रही है। इन चुनावों में इन तीनों ही सत्ताधारी पार्टियों ने गठबंधन नहीं किया है, हर कोई अपना अपना पैनल खड़ा कर रहा है। तो जो बीजेपी का पैनल है, बीजेपी के पैनल ने अब तक बढ़त बनाई हुई है। ज्यादातर सीटों पर बीजेपी का पैनल आगे है और जो शरद पवार वाली एनसीपी है या फिर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है, ये लोग ट्रेल कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो नतीजे आएंगे, आज शाम तक पूरे नतीजे आने की उम्मीद है। ये जो नतीजे आएंगे, इसके आधार पर इन सभी पार्टियों की आगे की रणनीति बनेगी लोकसभा चुनाव की और उसके बाद विधानसभा चुनाव की। अगर मौजूदा सरकार अपना कार्यकाल पूरा करती है तो फिर विधानसभा के चुनाव अक्टूबर में होंगे। तो काफी कुछ निर्भर करेगा ग्राम पंचायत के इन चुनावों को लेकर। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप बारामती में हुए कांटेवाड़ी सीट को लेकर, उससे ये बात भी स्पष्ट हो गई है कि आने वाले वक्त में इन सभी पार्टियों को जमीनी स्तर पर अपने जो ग्रासरूट वर्कर्स हैं, उनको समझाने बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है। और सबसे दिलचस्प प्रक्रिया होगी टिकट बांटने की, सीटों के बंटवारे की। तो सीटों के बंटवारे पर भी काम मुझे लगता है कि अगले महीने 2 महीने में शुरू हो जाएगा। इन तीनों पार्टियों के बीच बैठकें शुरू होंगी और किस पार्टी को कितनी सीट मिलती है और उसके बाद क्या होता है। हो सकता है किसी एक सीट पर कोई एक पार्टी का उम्मीदवार जो है वो उम्मीद लगा के बैठा और पता चले कि वो दूसरे पार्टी के हिस्से में चली गई, तो फिर उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, उसको कैसे शांत किया जाएगा। इस जैसे तमाम घटनाक्रम हमें देखने मिलेंगे और ये दोनों ही तरफ से होंगे, ना केवल जो महायुति है बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार वाली एनसीपी की, बल्कि महाविकास आघाड़ी की ओर से भी। वहां पर भी काफी मारकाट मचने वाली है, इस तरह के अंडर करंट्स मिल रहे हैं। तो जो भी होगा उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। धन्यवाद।